नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अगले वर्ष दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11:15 पर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणा घाट पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। यूपी के 34 जिलों में घना कोहरा छा सकता है। यहां 8 जिलों के स्कूलों को 20 दिसंबर तक छुट्टी की गई है। मध्य प्रदेश में भी मिनिमम टेम्परेचर लगातार गिरावट आई है। शुक्रवार को शिवपुरी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन तक राज्य में तापमान में गिरावट रहेगी। सुबह शाम घना कोहरा हो सकता है। दिल्ली में सर्दी और धुंध की वजह से शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 79 डिपार्चर और 73 अराइवल फ्लाइट रद्द की गई है। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें देरी से चली। इधर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 20 से 23 दिसंबर के बीच हैवी स्नोफॉल की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को पुलवामा में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रिकॉर्ड हो रहा है। राज्य में 21 दिसंबर से चिल्लई कला का दौर शुरू होना है। तो मौसम विभाग ने 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिनमें यूपी के 34 जिले भी शामिल हैं। तो घने कोहरे का असर फिलहाल दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। 8 राज्यों में ये असर लगातार दिखाई दे रहा है, जिनमें यूपी के 34 ज़िले भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर -4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी स्पीड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें तो कोहरे को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी और मेरठ से शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग, आपसे जानना चाहूँगा, लखनऊ में क्या कुछ हालात फिलहाल कोहरे को लेकर बने हुए हैं? जी पुष्पेंद्र, लखनऊ में भी हालात खराब हैं पूरे उत्तर भारत की तरह, और यहाँ पर जो है वो बारिश भी हो रही है। ऐसे में रोड पर भी नमी है। और पुष्पेंद्र, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो मैं तो इसमें एक एनएच पे खड़ा हूँ, और ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये चालक आपको नजर आ रहे होंगे। अभी ये क्रैश हुए हैं और यहीं पर इनकी गाड़ी यहाँ पर स्लिप हुई है। देखिए, इनको जो चोट वगैरह भी आई है, तो राहगीर यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो इनको देख रहे हैं, और इनके काफी चोट आई है और कोहरे के चलते जो है गाड़ी स्लिप हुई है। और यही हाल जो है देखिए पुष्पेंद्र, अब कई स्थानों पर नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की चादर के चलते जो
हालात हैं वो बदलते जा रहे हैं, नमी रोड पर भी आ रही है और बारिश इसमें कहीं ना कहीं डबल आफत के रूप में नजर आ रही है। तो पुष्पेंद्र, जहां तक कल सिर्फ सर्दी का ही सितम था, लेकिन अब कोहरे का भी सितम है और बारिश का भी सितम है। देखिए लाइव में तस्वीर आपको दिखाई कि ये वो राहगीर हैं जो गिर पड़े और फिसलन के कारण ये गिरे हैं। ऐसे में कई सारे हादसे जो हैं वो एक के बाद एक दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि अब शहर के अलग अलग जगहों से आए हैं। इस बीच अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो खैर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पे रखा गया है, लेकिन कोहरे का जो सितम है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आम जिंदगी में कम्यूटिंग में खासा दिक्कतों जो है लेकर के आ रहा है, जिसके चलते लोगों का अपने दफ्तरों जाना, स्कूल की तरफ जाना ये मुश्किल होता चला जा रहा है। डीएम लखनऊ में हाल ही में बच्चों के लिए एक सौगात दी, उन्होंने 9 बजे के बाद की क्लासेस टाइमिंग शेड्यूल करने के आदेश दे दिया। लेकिन उसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं वो सुबह उठ करके परेशान होते हुए अपने स्कूल की तरफ जाते हैं और जो जाने की टाइमिंग है उसके बाद भी कोहरा रहता है। ऐसे में टाइमिंग से खासा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि 12-1 बजे का वो टाइम रहता है उसमें, जब तक धुंध की चादर रहती है। उसके बाद सूरज देवता के दर्शन थोड़ी देर के लिए हो रहे हैं और उसके बाद वो भी ओझल हो जा रहे हैं। तो देखिए पूरे तरीके से सर्दी ने आगोश में ले रखा है अपने पूरे लखनऊ को, और सफेद चादर चारों ओर आपको देखने को मिलेगी। आसमान में बादल है और अब इसमें सितम एक और बढ़ गया है, क्योंकि बारिश का जो तड़का है वो और लग गया। ऐसे में रोड पर अधिक नमी है, जिसके चलते हादसे भी एक के बाद होते नजर आ रहे हैं, हादसे भी दर्ज हो रहे हैं। पुष्पेंद्र, ठीक है शाहरुख, मैं मेरठ के हालात जानना चाहूँगा, क्या कुछ वहाँ पर कोहरे के कारण हालात बने हुए हैं, और जो यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी गाड़ियों की स्पीड को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, लगातार जो ठंड का प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान की बात करें तो दिन का जो तापमान है वो 19.2 है और रात का जो तापमान है वो गिर करके 10.7 पर पहुंच रहा है। इसकी AQI लेवल की जब प्रदूषण की बात करें तो वो लगातार घटने की होता जा रहा है, क्योंकि पहले 400 के पार था, अब वो 302 के पास पहुंच चुका है। हालांकि अब भी पॉल्यूशन इतना है कि लोगों से सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आसमान पर चादर बिल्कुल जो व्हाइट चादर है वो छाई हुई है। लोगों का घर से निकलना भी बहुत मुश्किल है और रात में हालत वो बन जाती है 9 बजे के बाद के लोग निकलने से भी बड़ी कराते हैं। हालांकि जो मिलकर जो प्रशासन है वो लगातार अभियान चलाए हुए है, रोड के लिए हो या अभी हेल्पलाइन के लिए लगातार उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या किसी को कोई परेशानी की होती है तो वो टोलों पर फोन करने के बाद तुरंत उसके साथ सुविधा पहुंच जाएगी। हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। कई बात करें कि देर रात भी DM, SSP और ADM फाइनेंस सूर्यकांत त्रिपाठी ने लगातार रेल बसेरों का और ठंड को चलते जो लोग रोड पर सोते हैं और उनको कंबल वितरण किए हैं और साथ के साथ रेल बसेरों का भी निरीक्षण किया है। तो किसी भी परेशानी का सामना कोई करे वो बर्दाश्त नहीं होगा, इसके लिए बड़े आदेश दिए गए हैं। हालांकि जो अब ये लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के ये बड़े आदेश दिए गए। आगरा से हमारे साथ जिसान अहमद भी जुड़ चुके हैं। जिसान, यमुना एक्सप्रेसवे पर इन दिनों हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, तो क्या कुछ स्थिति यमुना एक्सप्रेसवे की दिखाई दे रही है, और जो आगरा में कोहरे का जो कहर है क्या कुछ फिलहाल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं पुष्पेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत की बात करें, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोहरे की भी करीब शक्ल देखनी पड़ रही है, क्योंकि आगरा की बात करें, आगरा में कोहरे ने पूरे आगरा को अपने आगोश में ले लिया है, क्योंकि बगल का आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें या नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो तमाम ऐसे वाहन हैं जो वहां से गुजरते हैं, तो लखनऊ जाना होता है, नोएडा जाना होता है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सबक बनता है, क्योंकि कोहरा इतना घना कोहरा है जिसकी वजह से यूपी सरकार ने भी चेतावनी दी थी कि स्पीड लिमिट की जाए। तो कह सकते हैं कि स्पीड लिमिट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा है, घने कोहरे के कारण और जिस तरीके से प्रदूषण करे तो AQI लेवल भी काफी गंभीर बना हुआ है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप आंखों से तस्वीर देखिए, आगरा का व्यस्तम चौराहा है ये बिजलीगढ़ का, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सन्नाटा पड़ा है, पूरी तरीके से कोहरा है।
लोग वहीं आगरा जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी साफ तौर से अपील की है, एक एडवाइजरी जारी की है। जिस तरीके से छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके समय सीमा में बदलाव किया गया है कि जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का समय सीमा बढ़ा दिया गया है। 10 बजे से 3 बजे तक का स्कूली टाइमिंग कर दिया गया है। जी बिल्कुल अनुराग, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गति को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी कि अब एक्सप्रेसवे पर जो छोटे वाहन है वो 90 से ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, जो बड़े वाहन है 60 से 70 की स्पीड से ज़्यादा नहीं दौड़ सकते, तो क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है और इस कोहरे से बचने के लिए जो प्रशासनिक उपाय हैं क्या कुछ किए जा रहे हैं? ये देखिए पुष्पेन, जिस प्रकार का हादसा मथुरा में सामने निकल के आया, एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा था और उसमें जब कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कहीं ना कहीं एक निर्देश का दौर भी शुरू हुआ। बहरहाल कोहरा उसी रोज से शुरुआत हुई। वैसे उसके पहले इतना ज्यादा ब्लाइंड जो फॉग है वो देखने को नहीं मिला, और जब ब्लैक फॉग देखने को मिला तो उस ब्लाइंड फॉग की काल के गाल में कई लोग समा गए, कई जिंदगियां समा गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो के निर्देश दिए हैं, अब स्पीड लिमिट पे भी देखिए ध्यान रखना होगा एक्सप्रेस वेज के ऊपर में, और साथ साथ जो यूपीडा के अधिकारी हैं या फिर एनएचएआई के अधिकारी हैं उन सबको आदेश दिया गया है कि वो इलाकों में ब्लाइंड स्पॉट्स की जो शिनाख्त है वो करें। ऐसी जगह, ऐसे पैचेस 3-4-5 किलोमीटर के या आधा किलोमीटर के, कई दफे ऐसा होता है एक्सप्रेस वे में कई पैचेस ऐसे होते हैं जहाँ एकदम से कोहरा बढ़ जाता है, जिसके चलते जो ड्राइवर्स हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वो स्पीड कम कर रहे होते हैं तब तक वो हादसे का शिकार हो चुके होते हैं। ऐसे में वहां पर पेट्रोलिंग वाहन को डिप्लॉय करना, उन जगहों की चिन्हित करना, उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट है और पेट्रोलिंग पार्टीज है उनको बढ़ाना, इसके निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और यूपीडा के बड़े अधिकारियों को और एनएचएआई के बड़े अधिकारियों को संयुक्त रूप से कहा गया है कि एनएचएआई के जितने भी हाईवेज हैं वो अपने हाईवे से पेट्रोलिंग को बढ़ा दें, और यूपीडा जो कि बड़े एक्सप्रेसवे को डील करता है, फिर वो चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, ये सभी एक्सप्रेसवे पे जहां जहां पर ब्लाइंड स्पॉट्स है, जहां पर कोहरा अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है, कोई कैनाल है या रिवर है जिसके आसपास बढ़ जाता है, तो वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टी वहीं पर रहेगी और उसके आसपास के इलाके में देखिए पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर तरीका हो सकता है जिससे जो फॉग है उसमें हादसों की ग्राफ को हम कम कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर पुष्पेंद्र मैं बात करूं तो लोग भी कहीं ना कहीं अपना दिखा रहे हैं, हेडलाइट्स को ऑन करके, डीआरएल्स को ऑन करके, हैजार्ड भी ऑन करके लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं गति सीमा का भी ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल एक तरफ सरकार है जो कि निर्देश दे चुकी है, इम्प्लीमेंट यूपीडा के और एनएचएआई के अधिकारी उसे करते भी नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग हैं जो कहीं ना कहीं सर्दी के सितम से परेशान तो देखिए बेहद है, लेकिन अपनी सुरक्षा स्वयं भी रख रहे हैं। तो पुष्पेंद्र ये दो फैक्टर्स जो हैं वो देखने को साफ तौर से मिल रहे हैं। शाहरुख, जो आमजन है, आमजन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं की जा रही हैं? जो पहले निर्देश जारी किए गए थे कि जगह जगह आग जलाना, रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया जा रहा था, तो मेरठ के अंदर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, ये जो अब तक 14 साल का ये ठंड का ये रिकॉर्ड टूटा है और इस बार जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। इस तरीके से नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार लकड़ियों का जो है लोगों को बांटते फिर रहे हैं, और साथ के साथ जो जिला प्रशासन है वो भी मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ के साथ जो रोड पर सोते दिखाई दे रहे हैं उनके लिए कई जो है वाहन लगाए गए हैं और उसको जो वहां से उठा करके रेल बसेरों में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि 3 दिन से लगातार ठंड बढ़ रही है और अगले 5 दिन तक मौसम विभाग का कहना है कि बिल्कुल जो है ठंड का प्रकोप बढ़ता रहेगा। हालांकि जो मेरठ के डीएम हैं और एसएसपी हैं, नगर आयुक्त हैं या फिर एडीएम फाइनेंस है, वो लगातार औचक निरीक्षण पर हैं। कल मेरठ में जो 12 रेल बसेरा हैं उन रेल बसेरों को लेकर के एक निरीक्षण किया गया है और जो भी इसमें कमियां खामियां पाई गई हैं उनको तत्काल उस मामले से जोड़ करके उनको तत्काल जो है उस मामले को निस्तारण भी किया गया है। हालांकि आदेश भी ये दिए गए हैं कि जो भी रोड पर सोता हुआ पाया जाए उसको तुरंत तत्काल उठा करके वहां से रेल बसेरे में छोड़ा जाए। ये बड़ी जो है कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके टाइमों में भी बदलाव कर दिया गया है। जो बच्चे के स्कूल हैं
कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक का जो टाइम था वो 9 बजे का था, अब वो बढ़ा करके 10 बजे कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड इस टाइम टूटा हुआ बता रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। जिसान, अभी कुछ दिन तक और इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आगरा पर्यटक स्थल भी है और लोग भी दूर दराज से देखने के लिए आते हैं, ताजमहल का भी दीदार करने के लिए आते हैं, तो कितना कुछ असर पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बता दूं, आगरा पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश दुनिया से यहाँ पर ताजमहल को निहारने पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन अब पर्यटकों के हाथ मायूसी लग रही है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे ताजमहल ओपन हो जाता है, लेकिन जब ताजमहल पर लोग पहुंच रहा है लेकिन ताजमहल नजर नहीं आ रहा। ताजमहल को जो कोहरा है, कोहरे की चादर ने व्हाइट संगमरमर की इमारत को कोहरे की चादर ढक लिया है। तो कह सकते हैं कि जो ताजमहल को दूर से लोग निहारते हैं और करीब से निहारते हैं, लेकिन कोहरे के कारण लोग ताजमहल को नहीं निहार पा रहे हैं। हालांकि जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है वह आगरा में पर्यटन सीजन कहलाता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आगरा पहुंचते हैं। वही न्यू ईयर की बात करें तो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना आगरा पहुंचता है, लेकिन इस घने कोहरे के कारण कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी है। वहीं जो आगरा एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे की एक्सीडेंटों की बात कहें तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो एक्सीडेंट हो रहा है उसको लेकर जो आगरा के नवीन जैन है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। जिस तरीके से जो घना कोहरा है वहां देश के सभी एक्सप्रेसवे को प्रतिबंध किया जाएगी। ठीक है जिसान, शाहरुख और अनुराग तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है और अब मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में आने वाले 4-5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र में हंगामा के कयासों से लेकर तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और सपा नेता आर.के. चौधरी के दिए विवादित बयान पर यूपी में राज्य मंत्री अनिल राजभर और आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक बार वो आपको सुनाते हैं। बात करने के लिए आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं। सर, आज शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, आगे हंगामे के भी आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं, फिर एसआईआर का विषय हो या फिर जी राम जी बिल, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं घिराव देखने को मिल सकता है और वंदे मातरम पर भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब सत्र शुरू हो गया, आज का दिन तो कंडोलेंस में गया है। अब आगे हंगामे के विषय क्या होते हैं, विपक्ष विषय खोजता है। अब इतने दिन के बीच में उनको कुछ मिला होगा एसआईआर की लेके, जिसको लेके वो आलोचना कर रहे हैं। एसआईआर निर्वाचन आयोग इस देश में हमारे जो वोटर लिस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो एसआईआर 2003 में हुआ था। उस समय उसकी पुरानी वोटर लिस्ट उस समय जो थी वो परिष्कृत हुई, शुद्ध हुई, और ये समय समय पर एक शाश्वत प्रक्रिया है। और चीज़ है इसमें, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये कहते नजर आए कि पहले वोटर लिस्ट से नाम जाएगा, फिर आरक्षण की लिस्ट से नाम जाएगा, फिर उसके बाद नागरिकता से नाम जाएगा, पूरी लिस्ट बताते हैं। और ये सब चीज़ें आप सदन में भी देखने को मिल सकती हैं। कयास दूर तक की सोचते हैं, यथार्थ से हट के जब आप सोचना शुरू करते हैं, सच्चाई को इनकारते हुए, नकारते हुए जब आप नकारात्मक बातें सोचते हैं तो एक बात से न जाने कितनी बातें पैदा होती हैं। ये उनकी नकारात्मकता है, जबकि बड़े सहज मन से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर भी रहे हैं लोग, वोटर लिस्ट में सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ये बता रहे हैं अपनी तरफ से कि नहीं, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। सच ये है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कटवा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है। सर, अखिलेश यादव के सांसद हैं आर.के. चौधरी, सपा से सांसद हैं, उनका कहना है कि जो अंत्येष्ट संस्कार होता है सनातन में उससे, और जो होलिका दहन होता है उससे CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसके चलते पोल्यूशन ये सब चीज़ें करती हैं। मैं समझता हूं कि उनको प्रदूषण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अगर वो इतने जागरूक हैं कि अपनी सनातन की उस परंपरा का, जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई है, उसकी भी आलोचना कर बैठे हैं। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो लोग।
खुद भी उनसे पूछा जाएगा कि आप जलेंगे कि दफनाए जाएंगे, तो बताएंगे कि नहीं जलाए जाएंगे। परंपरा है, सबकी परंपराएं अलग अलग है। हर धर्म के मानने वाले लोगों का रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार अलग है और सब अपने तरीके से जीने के लिए सबको आज़ादी है। तो हमारे यहाँ भी ये न जाने सदियों से, न जाने कब से ये परंपरा चली आ रही है और ये जलने जलाने से, इसीलिए विद्युत सौदागरी सरकार बनवाती है। तो इच्छा पे है कि आप जैसे चाहे वैसे जलिए, चाहे विद्युत सौदागरी में जलाइए, चाहे लकड़ियों पे जलाइए। और इसको लेके ये सब मैंने कहा ना कि वो कोई विषय नहीं छोड़ रहे आलोचना करने का, चाहे वो अपने सनातन की आलोचना कर बैठे, चाहे देश की आलोचना कर बैठे, चाहे वो सेना की आलोचना कर बैठे, चाहे सेना के हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी आलोचना कर बैठते हैं। तो कुल मिला के आलोचना करना उनका काम है। टीएमसी के विधायक हैं, उनका कहना है कि राजा रामचंद्र जी जो थे वो मुसलमान थे। मैंने कहा ना कि अब ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब देना बड़ा कठिन है कि कोई भगवान, मैंने कहा ना हमारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं भगवान राम, अब उनकी आलोचना कोई कर रहा हो तो ये उसकी मति मारी गई है। और ये मैंने कहा कि देश में कैसा दौर चल रहा है कि अपनी बदजुबानी से देश के लोगों का चाहे वो ध्यान आकर्षित करना हो, चाहे वो और मैं तो कहता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं सच्चाई से जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उन्नाव में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी गौरांग राठी देर रात शहर की सड़कों पर निकले और रात्रि भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और हनुमान मंदिर क्षेत्र में पहुंचकर ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। सड़क किनारे और खुले में सो रहे लोगों को राहत पहुंचाई गई। डीएम ने जिला अस्पताल का भी औचक निरीक्षण कर ठंड से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्थाएं परखी और जहां भी कमियां मिली वहां संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। खुले में मिले लोगों को ऑटो के माध्यम से रैन बसेरों तक पहुंचाया गया ताकि उन्हें सुरक्षित और गर्म स्थान उपलब्ध कराया जा सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।